हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिया है और कमल कमल कर दिया है। 17 अक्टूबर को हरियाणा में नायब सैनी ने सीएम पद की शपथ ली। सैनी राज्य के 19वें मुख्यमंत्री बने। काफी बड़े लेवल पर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हुए। शपथ ग्रहण में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह के अलावा 18 राज्यों के सीएम और डेप्यूटी सीएम भी पहुंचे थे। लेकिन कैसे बीजेपी ने हरियाणा में अपनी जीत को बरकरार रखा? विनेश फोगाट, जिसने पहलवानों के मुद्दे को एक नेशनल इशू बनाया, बावजूद इसके कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं कर पाई और बीजेपी जो 2019 में जिसके पास 40 सीटें थी, वही 2024 में 48 सीटें लेकर एक क्लियर मैंडेट के साथ सरकार बनाई। तो ये सारी चीजें समझते हैं कि कैसे बीजेपी ने शुरुआत की, कैसे ये पूरी कहानी चली, जिससे कांग्रेस को फेलियर मिला और बीजेपी को बहुमत मिला। हरियाणा में ऐसे 3 मुद्दे थे जिनका पूरे चुनाव में काफी प्रभाव रहा। वो थे जवान, किसान और पहलवान। ये 3 मुद्दे ऐसे थे जिनका लोकसभा चुनाव में भी काफी प्रभाव रहा। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं था। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन महीनों में कांग्रेस ने इन्हीं तीनों मुद्दों को एक बड़े स्पेक्ट्रम पर ले जाने का प्रयास किया। पहला मुद्दा था किसानों का, जिसे 3 कृषि कानूनों के साथ जोड़ा गया। दूसरा मुद्दा था जवानों का, जिसे अग्निवीर से जोड़ा गया। और तीसरा मुद्दा जो पहलवानों का मुद्दा था, जिसे विनेश फोगाट के साथ कनेक्ट किया गया। कांग्रेस को इन्हीं 3 मुद्दों पर लोकसभा चुनाव में काफी फायदा मिला था और इन्हीं 3 इश्यूज को इस चुनाव में काफी बड़ा करने का प्रयास किया गया। तो एक एक करके समझते हैं कि बीजेपी ने इन सभी पर कैसे माइक्रो लेवल की प्लानिंग की और इन सभी मुद्दों को काउंटर किया। पहले बात करते हैं किसानों की। किसानों का जो मुद्दा है वो सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों का है। ये बात समझाने की बीजेपी ने काफी कोशिश की। किसान पूरे देश में, लेकिन जो इन 3 कृषि कानूनों के विरोध में है वो सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसान थे। पंजाब, जहां पर बीजेपी का कोई खासा अस्तित्व है नहीं, और हरियाणा में जहां पर एक जाति विशेष के किसान सड़कों पर थे। ये बात समझाने में बीजेपी कामयाब रही। असल में हरियाणा में जो किसान सड़कों पर थे वो जाट समुदाय से आते हैं और इनका हरियाणा में एक काफी बड़े पैमाने पर इलेक्शन में प्रभाव होता है। यहाँ पर एक नैरेटिव बन गया कि ये जाट वर्सेस 35 अन्य बिरादरी की लड़ाई है। आमतौर पर हरियाणा में ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर 36 बिरादरी का राज है। 36 में से 1 हो गए जाट, और हरियाणा में जो किसान सड़कों पर थे वो मेजोरिटी में जाट समुदाय से थे। ऐसे में बीजेपी नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो गई कि ये जाटों की राजनीति है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो जाट है, कहा जा रहा है कि ये उनकी राजनीति है और जाट ही इस पूरे आंदोलन को प्रभावित कर रहे हैं। बाकी अन्य 35 जातियों का इस पूरे आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जहां एक तरफ कांग्रेस जाटों से अपने आप को जोड़ रही थी, वही बीजेपी दूसरी तरफ 35 अन्य जातियों को साधने का प्रयास कर रही थी। बीजेपी किसान आंदोलन पर अपने आप को बैकफुट पर ले गई। उसने लोगों के मन में नैरेटिव सेट कर दिया कि जिन किसानों से वो डर गए, अगर वो सत्ता में आ गए जो जाट जाति से आते हैं, तो फिर वे बाकी 35 बिरादरी के साथ क्या करेंगे। जहां एक तरफ कांग्रेस स्टेटमेंट दे रही थी कि देखो बीजेपी डर गई है, लोगों में मोदी सरकार का डर खत्म हो गया है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी स्ट्रेटेजी बना रही थी कि इतना पीछे हट जाओ कि लोगों के सिंपैथी मिलने लग जाए। लोगों को ये लगने लगे कि करने तो अच्छा ही गए थे, लेकिन इन जाटों की राजनीति से उनका भी नुकसान हो रहा है। इसलिए बीजेपी जो जनरल कास्ट के साथ है, दलितों के साथ है या ओवरऑल हिंदुओं के साथ है, इन्हें डराया जा रहा है। इसलिए ये वोट सिंपैथाइज हो गए और बीजेपी के साथ चले गए। हरियाणा में दलित जो पॉपुलेशन के हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट कास्ट है। आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी अमेरिका गए थे तो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि देखो बीजेपी सरकार डर गई है, लोगों में मोदी सरकार का डर खत्म हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दी कि अगर कभी ऐसी परिस्थितियां बनती है तो वे आरक्षण को खत्म कर देंगे। Go through the list of every single business leader in India, and I've done it. Show me the tribal name, show me the Dalit name, show me the OBC name. Out of the top 200, I think there's 1 OBC. They're 50% of India. So we're not treating the symptom. That's the problem, right? Now, it's not the only tool. There are other tools. But we will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. यहाँ पर हो सकता है कि उनका मतलब हो कि जब समाज में समानता आते, सबको बराबरी की निगाहों से देखा जाए, स्वर्ण और दलित के बीच जो भेद है वो खत्म हो जाए, तब वो आरक्षण खत्म करने की बात करते हो। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उनके इस बयान को पकड़ लिया और लोगों के बीच लेकर गए और कहा कि देखो कांग्रेस आरक्षण खत्म करना चाहती है। लोकसभा चुनाव के वक्त उन पर आरोप लग रहे थे कि वो संविधान विरोधी है, लेकिन अब कांग्रेस आरक्षण खत्म करने की बात करती है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 वापस लाने की बात करती है। राहुल गांधी अमेरिका में जाकर के भारत के आंतरिक मामलों में की बात करता है कि नहीं करता है?
और भारत को बदनाम करने की कोशिश करता है कि नहीं करता है? और वहां जाकर के कहता है कि समय आएगा तो मैं आरक्षण समाप्त कर दूंगा। बोलो, आरक्षण समाप्त करना है? आपको बताना चाहता हूं, जब तक मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी है, आरक्षण न कभी समाप्त हुआ न कभी समाप्त होगा। इस बात का आपको मैं वादा करता हूं। लेकिन ये लोग समय आएगा तो हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। बस यही आरक्षण जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचा गया, वही विधानसभा चुनाव में दलितों को बीजेपी के साथ ले आया और जाट राजनीति को काउंटर करने में मदद की। इसके बाद अग्निपथ स्कीम का क्या हुआ? फौजी पूरे देश से आते हैं, लेकिन हरियाणा में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अग्निपथ स्कीम का आना ही हरियाणा के लिए एक मेजर सेटबैक था। बात होने लगी कि 4 साल के बाद इनका क्या होगा। ऐसी भी खबरें आने लगी कि अग्निवीरों की शादी नहीं हो रही क्योंकि परमानेंट जॉब नहीं है। इसके बाद इस स्कीम की काफी आलोचना होने लगी, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने हरियाणा अग्निवीर पॉलिसी 2024 लॉन्च कर दी, जिसमें कहा गया कि चाहे जॉब हो या बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी, इन सब में अग्निवीर को रिजर्वेशन दिया जाएगा। और बीजेपी ने इलेक्शन के दौरान यह भी कहा कि कोई भी अग्निवीर बेरोजगार नहीं रहेगा। नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के सीएम है, उन्होंने अग्निवीर पॉलिसी जारी करते वक्त कहा कि हरियाणा गवर्नमेंट में जो भी जॉब्स होगी उनमें अग्निवीर को 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। देखा जाए तो इस बार हरियाणा में अग्निवीर इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। शुरुआत में इसको लेकर काफी प्रोटेस्ट हुए, लेकिन गवर्नमेंट बार बार इस चीज को कह रही थी कि 4 साल के रिटायरमेंट के बाद अग्निवीर का पूरा ध्यान रखा जाएगा, इनके लिए जॉब में रिजर्वेशन दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी जॉब हो, टीचर, क्लर्क या पीसीएस अधिकारी। इस मुद्दे को जानबूझकर बड़ा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन बीजेपी इसको लेकर बड़ी आश्वस्त थी कि वे इस चीज को आसानी से काउंटर कर लेंगे। इसके बाद तीसरे मुद्दे पर आते हैं, वो है पहलवानों का मुद्दा। देखिए, पहलवानों का मुद्दा ऐसा है, जब विनेश फोगाट को 100 ग्राम ओवरवेट की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो इसमें भी कुछ लोग पीएम मोदी को ट्रोल करने लगे। कहने लगे कि हो सकता है कि पीएम मोदी ने कह दिया हो कि वेइंग मशीन में गड़बड़ कर दो, जिससे ये वेट जो रिक्वायर्ड लिमिट है उसमें 100 ग्राम ज़्यादा दिखे और ये मेडल ना जीत पाए। मतलब कुछ भी लॉजिक दे दो, लोग सच मान ही लेंगे। यहाँ पर पूरी पिक्चराइजेशन ये हुई कि 100 ग्राम वेट इंक्रीज करने में भी पीएम मोदी की इन्वॉल्वमेंट थी। अगर मोदी मशीन में 100 ग्राम वेट इंक्रीज नहीं करते तो इनका गोल्ड मेडल पक्का था। ये वैसे तो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई, लेकिन खाप पंचायत ने इन्हें खाप को गोल्ड मेडल दिया। जहां एक तरफ विनेश फोगाट लगातार पीएम मोदी को टारगेट की जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने सभी नेताओं को ये सजेस्ट किया कि कोई भी इस मामले में बयानबाजी नहीं करेगा। यही स्ट्रेटेजी बीजेपी ने किसान आंदोलन के वक्त भी इस्तेमाल की थी, जहां पर कंगना रनौत जैसे कुछ नेताओं की तरफ से किसानों पर टिप्पणी की गई। बीजेपी ने इन बयानों से अपने आप को अलग किया और ये चेतावनी भी दी कि ऐसी कोई भी स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए। यही स्ट्रेटेजी विनेश फोगाट वाले मामले में भी अप्लाई की गई। बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुई, इसलिए उन्होंने कहा कि उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, ऐसी कोई भी स्टेटमेंट उनकी तरफ से जारी नहीं की जाएगी। ना तो किसानों के मामले में ऐसी कोई स्टेटमेंट दी गई, ना ही पहलवानों के मामले में, और पहलवानों की जो बयानबाजी थी उसको बड़ा होने दिया गया। अब विनेश फोगाट चुनाव तो जीत गई और वो जुलाना से विधायक है, लेकिन उनका चुनाव लड़ना ही कांग्रेस के अगेंस्ट एक नैरेटिव बन गया, क्योंकि इनकी रणनीति को जो पूरी तरह से राजनीति है ये कहकर पब्लिक में पेश किया गया। जब महिला रेसलर्स ने सड़कों पर प्रदर्शन किया तो बीजेपी प्रवक्ताओं की तरफ से कहा गया कि सड़कों पर प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है, जिस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो उसकी जगह पुलिस में कंप्लेंट कर दो, वहीं से न्यूज बन जाएगी। हालांकि ये लोग किसी पुलिस स्टेशन में नहीं गए, वो सीधा प्रोटेस्ट करने सड़कों पर उतरे। तो इस बात को उस समय बृजभूषण सिंह ने भी कहा कि पूरी प्लॉटिंग कांग्रेस की है, ताकि उत्तर प्रदेश को मुद्दा बनाकर ये जो कुश्ती संघ है इसकी अध्यक्षता को हरियाणा में लाया जाए, क्योंकि कुश्ती के जो पहलवान हैं वो हरियाणा से निकल रहे हैं और एक लंबे वक्त से बृजभूषण सिंह उत्तर प्रदेश से इसके अध्यक्ष बने हुए हैं। जब विनेश फोगाट देश वापस लौटती है तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा इन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करते हैं। इसके बाद इन पर देश के खिलाड़ी होने के साथ साथ एक जाति विशेष के खिलाड़ी होने का भी आरोप लग जाता है। और अब तक जिसे लोग सिंपैथाइज कर रहे थे कि ये पूरे देश के लिए खेली है, उन पर अब एक पार्टी का सिंबल जुड़ जाता है। इसके बाद ये आरोप लगने लगते हैं कि ये पूरा ड्रामा स्क्रिप्टेड था, 2 साल पहले इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई। ये सारी पॉलिटिक्स, चाहे वो किसानों का मामला हो या पहलवानों का, यहाँ पर दबदबा एक ही जाति का रहा और वो है जाट, जिनकी आबादी हरियाणा में करीब 25% है। इसके अलावा 20% एससी यानी शेड्यूल कास्ट। बीजेपी ने इन 20% पर काम किया। हरियाणा में जहां कांग्रेस हुड्डा के भरोसे थी, जहां लगने लगा था कि कांग्रेस की सरकार बनने ही वाली है, वहां पर बीजेपी ने जाट वर्सेस दलित कार्ड खेला। ऐसा कहा जाने लगा कि हरियाणा में जाटों की राजनीति है। 20% दलित होने के बाद भी कुमारी शैलजा जो दलित समुदाय से आती है, उनको सीएम फेस के लिए प्रोजेक्ट क्यों नहीं किया जा रहा। जाट पॉलिटिक्स से वैश्य, ब्राह्मण और वर्ग भी नाराज थे, चाहे वो आरक्षण के नाम पर दंगे किए गए हो या फिर किसान आंदोलन के नाम पर सड़कों को ब्लॉक किया गया हो। इससे नुकसान बाकी लोगों का ही हुआ है।
इसलिए इसके विरोध में इन्होंने सड़कों पर प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि इंतजार किया कि जब जाट वर्सेस अन्य की राजनीति होगी तो वे इसे सपोर्ट करेंगे, और ऐसा हुआ भी। बीजेपी ने यही स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की। मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के सीएम थे, आखिरी 6 महीनों में उन्हें सीएम हटाकर नायब सैनी को सीएम बनाया गया। नायब सैनी जो सैनी समाज से आते हैं, जिनका वोट शेयर हरियाणा में मात्र 2% है, उन्हें जाट वर्सेस 35 अन्य की राजनीति में 35 जातियों का प्रतिनिधि बनाया गया। इससे गैर जाट ओबीसी भी काफी खुश हुए। कांग्रेस जो सिर्फ जाट और मुस्लिमों को साथ लाने का काम कर रही थी, वहीं बीजेपी ने बाकी जातियों को साधने का काम किया, और बीजेपी की यही स्ट्रेटेजी कारगर रही। मनोहर लाल खट्टर जिनसे लोग नाराज थे, इसलिए उन्हें चुनाव की रैली में नहीं आने दिया गया, और नायब सैनी को सीएम बनाकर सिंपैथी हासिल की। कोई भी इलेक्शन हो, चाहे छोटे लेवल पर हो या बड़े लेवल पर, बीजेपी बहुत बारीकी से प्लानिंग करती है। बीजेपी का मानना है कि लोग पार्टी से नहीं बल्कि नेताओं से नाराज होते हैं, इसलिए वो नेताओं को बदल देती है। खट्टर की जगह नायब सैनी को लाना भी बीजेपी की इसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। इससे लोगों में बीजेपी के नाम पर जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो भी खत्म हो गई, और यही बीजेपी का पॉलिटिकल मैनेजमेंट है कि लोग पार्टी से नाराज नहीं होते बल्कि नेताओं से नाराज होते हैं। इसलिए चेहरा बदल दो, जो विधायक पहले था उसकी जगह किसी नए चेहरे को प्रोजेक्ट कर दो। जब विनेश फोगाट पीएम मोदी के अगेंस्ट बोल रही थी, तो बीजेपी ने जवाब देने के बजाय चुप रहना ही ठीक समझा, क्योंकि बीजेपी को पता था कि उसने अगर महिला रेसलर्स के अगेंस्ट कुछ भी डायलॉग्स दिए तो उसकी जो छवि है वो एंटी वुमेन वाली छवि लोगों के बीच जा सकती है। अगर पहलवानों के बारे में कुछ बोला, किसानों के बारे में कुछ बोला, तो ये जो जाट पॉलिटिक्स है इसमें बीजेपी को नुकसान हो सकता है। इसलिए बीजेपी यहाँ पर बैकफुट पर रही, और कांग्रेस जो इस पूरे इलेक्शन में ओवर कॉन्फिडेंस में रही कि वो ही सरकार बना रहे हैं। देश भर के सभी एग्जिट पोल्स भी यही दिखा रहे थे कि पूरे बहुमत के साथ कांग्रेस 10 साल के बाद हरियाणा में वापसी कर रही है। पूरे इलेक्शन में कांग्रेस सिर्फ हुड्डा परिवार और जाट पॉलिटिक्स के आसपास ही घूम रही थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के पूर्व सीएम भी है, वो काफी उत्साहित भी दिख रहे थे। कांग्रेस ये पूरा इलेक्शन इन्हीं के दम पर लड़ रही थी। हरियाणा की पूरी जाट पॉलिटिक्स पर हुड्डा परिवार का दबदबा है, इसलिए बीजेपी ने जाट वर्सेस 35 अन्य की पॉलिटिक्स पर काम किया, और यही स्ट्रेटेजी कारगर रही, और चुनावों में इसका रिजल्ट देखने को मिला। इसके बाद अरविंद केजरीवाल, जिन्हें चुनावों के दौरान जमानत मिली और जेल से रिहा हुए, उन्होंने भी अपने कैंडिडेट्स इस इलेक्शन में उतारे। लेकिन केजरीवाल जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन में थे, इस बार उनका गठबंधन नहीं हो पाया। तो ये मैसेज लोगों में गया कि ये सिर्फ लोकसभा चुनावों तक ही साथ थे, इस चुनाव में साथ नहीं है। ये सिर्फ फायदे की राजनीति है, इनका राष्ट्र हित से कोई लेना देना नहीं है। नतीजा ये निकला कि केजरीवाल ने ये कोशिश तो की बताने की कि उनके साथ गलत हुआ। शराब नीति केस में उन्हें बिना सबूत के जेल में डाला गया। केजरीवाल को लगा कि इससे लोगों की तरफ से कुछ सहानुभूति तो मिलेगी, लेकिन इस चुनाव में उनके जो कैंडिडेट्स थे उनकी जमानत जब्त हो गई। साथ ही केजरीवाल ने सीएम की कुर्सी से भी इस्तीफा दे दिया, और आतिशी दिल्ली की नई सीएम है। केजरीवाल की सीएम की कुर्सी भी चली गई और उनके उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई। अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो वहां पर केजरीवाल की क्या पोजीशन रहेगी वो तो रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा। हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिया है, और कमल कमल कर दिया है।